Seismic wave defined by the where they move, Earth's interior versus surface, how they move vertically or horizontally, how fast they move, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब वेयर दे मूव, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर वर्सेस सरफेस, अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में और अर्थ के सर्विस पार्ट में, मतलब अंदर ही अंदर अर्थ का, जैसे हम पढ़ते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो कोर सबसे इनर पार्ट हो गया, फिर मेंटल अपना बीच वाला पार्ट हो गया, मिडिल पार्ट, और क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मेंटल पार्ट से हमारा अर्थ को एक जनरेट हुआ, उसका फोकस तो अंदर होगा इनर अर्थ में, तो वहां से जब जनरेट हो गया, उसके बाद जो सरफेस पे आया तो वहां से वेव्स तो अपनी जनरेट होती हैं, जैसे डायग्राम वगैरह हम देखते हैं, उनका बीच में फोकस होता है, उसके बाद वो राउंड शेप में वेव्स ट्रेवल करती हैं। तो जो सरफेस है, तो इंटीरियर वर्सेस सरफेस, फिर हाउ दे मूव वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, कि अप एंड डाउन भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह से मूव करती हैं। हाउ दे मूव फास्ट, की स्पीड कितनी हो सकती है इसकी, मीटर पर सेकेंड। अब types of seismic wave, there are several different type of seismic waves and they all move in different ways. Body waves first, second is surface waves. Body waves can travel through the earth inner layer, but surface waves only move along the surface like ripples on waters. Earthquake radiant seismic energy is both body and surface wave. अब बॉडी वेव्स जो होती है, जो इनर पार्ट में मूव करती हैं, ओनली इनर पार्ट में, मतलब क्रस्ट के नीचे नीचे, ठीक है। और सरफेस वेव जो होती है, सरफेस वेव जो क्रस्ट के अपर पार्ट में चलती है, अब इसमें चाहे वाटर बॉडीज आ जाए या रॉक्स आ जाए, माउंटेन्स आ जाए, कोई भी एरिया, यानी कोई भी ऑब्स्टेकल अगर बीच में आता है तो उसे पास करती हुई चलती रहेंगी। अब टू टाइप्स की वेव्स हमने पढ़ी है। तो बॉडी वेव्स में आती है पी प्राइमरी, एस और सेकेंडरी वेव्स, और सरफेस वेव्स में आती है लव वेव्स और रिले वेव्स। ठीक है। अब पी प्राइमरी वेव्स में देखो, जैसे अभी डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, ये फोकस है अपना, यहाँ से हमारा जनरेट हुआ, ठीक है। अब इसके जो इनर पार्ट में चलेंगे, जिसका बता रहा था बॉडी वेव्स, ये इसके इनर पार्ट में चल रही हैं, ठीक है। और अपनी सरफेस, जो इसके सरफेस के ऊपर चलेंगी, क्रस्ट के ऊपर अपर पार्ट में जो चलेंगी, ओके। अब बॉडी वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बॉडी वेव्स अराइव बिफोर द सरफेस वेव emitted by an earthquake. These waves are of a higher frequency than surface wave. ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, इसकी वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी मीन्स जैसे बोलते हैं ना, चैनल की फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे मोबाइल का नेटवर्क होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी मीन्स कि अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि जैसे हमारा अब नेट, जैसे क्लासेस रन हो रही है, ठीक है। क्लासेस रन के टाइम पे क्या होता है कि किसी की वॉइस जो आती है उसमें ऑब्स्टिकल आया तो रुक के आती है, कभी को हमारी वीडियो रुक रुक के चलती है, तो वो ये है कि उसमें फ्रिक्वेंसी है वो मैच नहीं हो रही है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी का आ रहा, तो इसलिए हम हाई क्वालिटी की कोई वीडियो नहीं दी सकते। जैसे तुम यूट्यूब वगैरह पे वीडियो करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी होती है, ठीक है, 144, 266, फिर 360, 480, ओके। तो वो हम क्वालिटी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। अगर हमारे पास अच्छा नेट है तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी उसकी अच्छी है नेट की, तो हम क्या कर सकते हैं, 72 या 180p पे भी देख सकते हैं, और नहीं तो हम उसे लोअर पे कर लेते हैं, 144p या 240p, ओके। फिर फर्स्ट है अपना पी और प्राइमरी वेव्स। द फर्स्ट काइंड ऑफ बॉडी वेव इज पी वेव और प्राइमरी वेव। दिस इज द फास्टेस्ट काइंड ऑफ सेस्मिक वेव एंड consequently the first to arrive at a seismic station. P wave can move through a solid rock and fluids like water or liquid layers of the earth. It pushes and pulls the rocks. It moves through the just like sound wave, push and pull the air. ठीक है। अब push and pull the air, ठीक है, जैसे कि हम अपना पढ़ते आते हैं टेंशन और कंप्रेशन, पुश भी करता है पुल भी करता है, ठीक है। तो अपनी पी प्राइमरी वेव्स जो आती है, सबसे पहले यही वेव हमसे आके कोलैप्स करती है, हमसे टकराती है या हमें फील होती है। तो इसमें क्या, पुश और पुल दोनों को होता है, एयर और वाटर दोनों को पुश करते हैं। अब तुमने देखा होगा जैसे कि सी वेव्स देखते हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो क्या होती हैं, आगे जाती हैं पीछे चलती रहती हैं, आगे जाती हैं पीछे आती हैं, तो ये उसमें हमेशा वाइब्रेशन चलता रहता है, वेव्स आती रहती हैं, पुल और पुश, पुल और पुश, ओके। तो पुल और पुश का रखते हैं। इसके बीच में क्या होता है, अगर कोई तुम्हारा माउंटेन्स पड़ता है या फ्लूड कुछ भी पड़ता है, तो उससे थ्रू, मतलब उसके पास होती चलती है, ये नहीं है कि उससे रुक जाएगी, ये हमेशा पास होती रहती है उससे। पी वेव्स आर आल्सो नोन एज
compressional waves because the pushing and pulling they do. Subjected to a P wave, particles moves in the same direction that the wave is moving in, which is the direction that the energy is traveling in, and it's called the direction of wave propagation. ठीक है. अब वेव का जो मैं बता रहा था कंप्रेशनल हो गई कि पुश भी कर रही है और पुल भी कर रही है, खींच भी रही है और छोड़ भी रही है. ओके. अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में देखते हैं. जैसे अपनी पी वेव चल रही है इस तरह से, देखो. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि हमारे देखो तीन वेव प्रोपोगेशन तीन दिखाई दे रहे हैं. अपना एक्स में भी चल रही है, जेड में भी चल रही है, वाई में भी चल रही है. ठीक है. तो तीनों एरियाज में या तीनों तरफ मूव कर सकती है. ये नहीं है कि एक ही मतलब मूव करेगी लॉन्गिट्यूडनल. तो एस वेव को हम जैसे पढ़ेंगे तो एस वेव एस शेप में चलेगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन. पर ये अप डाउन में नहीं चलती. मतलब एक ही तरह, अगर वर्टिकल चल रही है तो वर्टिकल चलेगी, हॉरिजॉन्टल चल रही है तो हॉरिजॉन्टल चलेगी. S or secondary wave. The secondary type of wave is the wave or secondary wave which is the second wave you feel in an earthquake. S wave is slower than P wave and can only move through the solid rocks, not through any liquid medium. It is a property of S wave that LED seismologists to conclude that Earth's outer core is a liquid. As wave move rock particle up and down, particle to the direction to the wave of traveling in direction of wave propagation. अब क्या होता है, जब प्राइमरी वेव जो हमें फील होती है, ठीक है, प्राइमरी वेव का मीन्स जैसे हमारे पास अब जैसे हम घर पे रहते हैं, अपने रूम में बैठे हो, अभी तुम जहां भी बैठे हो वहां मान के चलो तुमने फैन ऑन किया. ठीक है. फैन जब ऑन होता है तो एक बार फील होती है कि हवा आई, एयर हमारे पास आती है. पर जब वो अपनी स्पीड पकड़ लेता है तो एक साथ कंटिन्यूस बहुत तेज हवा चलती रहती है. ठीक है. तो यही होता है, जो प्राइमरी वेव है उसमें पहली बार हमने स्विच ऑन किया तो एक वेव हमें फील होती है. पर सेकेंडरी वेव हमें फील होती रहती है. जैसे मैं बताता हूँ ना, अप एंड डाउन. जैसे एस शेप की बात करें, इस तरह से चल रही है ये एस शेप, देखो. तो अप डाउन इस तरह से चलती रहती है हमेशा. तो उसमें क्या होता है, फैन ऑन करने के बाद जब अपनी स्पीड में आता है तो हमारे पास एक बार हवा आती है, एक बार रुकती है, फिर एक बार आती है, एक बार रुकती है, उसी तरह से. तो ये क्या होता है, लिक्विड, पर ये लिक्विड मीडियम को पास नहीं कर पाती. अगर बीच में कोई लिक्विड आ जाता है, लिक्विड मीन्स अब जैसे कि बीच में कोई सी आ जाता है, या फिर अपना लिक्विड एरिया जैसे कि नहर आ जाती है या कोई रिवर्स वगैरह आ जाती है, कैनाल अपनी आ जाती है, तो उसे क्रॉस नहीं कर सकती पी वेव. ओके. पी वेव जो होती है पी वेव जो होती है अपनी फास्टेस्ट है, एस अपनी स्लोअर है पी से. ओके. फिर अपना surface wave traveling through the crust. Surface wave are the lower frequency than body waves and are the easily distinguished on a seismogram as a result. Though they arrive after body waves, it is surface wave that is almost entirely responsible for the damage or destruction associated with the earthquake. अब surface wave जो आती है, अपनी surface wave, ठीक है. अब surface wave को जैसे अपनी S wave को मानते हैं हम अपनी surface wave, ठीक है. इसी को बोलेंगे अपना सरफेस वेव, जो सरफेस के ऊपर चलती है और अप एंड डाउन. ठीक है. मोस्ट अप एंड डाउन. तो इसमें सबसे ज्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन जो होता है वो इसी वेव की वजह से होता है. ठीक है. यही वेव रिस्पॉन्सिबल होती है सबसे ज्यादा डैमेज के लिए. ठीक है. अब इसमें क्या है कि जैसे कि वाटर बॉडी है हमारे पास, ठीक है. हमने माना कि हमारे पास पॉन्ड है कोई, ठीक है. तो पॉन्ड में क्या होता है, हमें मान के चलो कि पॉन्ड का जो क्रस्ट है जिसपे पॉन्ड है, अभी मान के चलो तुमने पॉन्ड, एक तो होता है नेचुरली पॉन्ड, ठीक है, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड, जैसे अपना स्विमिंग पूल हो गया. ओके. अब स्विमिंग पूल में अब ये बताओ कि तुम में से वाटर पार्क में कौन कौन गया है? वाटर पार्क में गया है कोई? वाटर पार्क. जी सर. अब वाटर पार्क में क्या होता है कि वाटर पार्क में एंड में जैसे कि चलते रहते हैं प्रोग्राम काफी सारे, उसमें तुम्हारी राइड होती है, फिर लास्ट में एक स्विमिंग पूल में वो वेव्स जनरेट करते हैं. ठीक है. तो वेव्स जब जनरेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वेली इंटेंसिटी स्लो वेव आती है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है. ठीक है. इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, एक लेवल ऐसा आता है कि आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो सबको प्रेशर से पीछे की तरफ धकेल देती है. तो सरफेस वेव यही होती है कि प्राइमरी वेव हमें आके फील कराती है कि कोई वेव आ रही है, हमारी बॉडी हल्की सी हिलती है. ठीक है. बट सेकेंडरी वेव जब आती है, सरफेस वेव जब आती है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, तो जिससे क्या करते हैं, हमारी बॉडी को भी डिस्टॉर्ट करती है. वो एक हम आगे खड़े होते हैं तो हमें पीछे की तरफ धकेल देती है.
Then love waves. The first kind of surface wave is called love wave, named after AIH Love, a British mathematician who worked out the mathematical model of the kind of wave in 1911. It is the fastest surface wave and moves the ground from side to side, confined to the surface of the crust. Love waves produce entirely horizontally या हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, अब फर्स्ट काइंड ऑफ सरफेस वेव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सरफेस वेव को अगर हम डिफाइन मतलब फर्दर क्लासिफाइड करते हैं तो उसमें लव वेव आती है और रिले वेव आती है। तो लव वेव में क्या होता है कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे AIH लव, उनके नेम पर ही इसका नाम रखा गया। उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल दिया वेव्स के लिए, सबसे पहले अर्थक्वेक वेव्स के लिए उन्होंने मॉडल दिया 1911 में, 1911 में। ठीक है, इट इज द फास्टेस्ट सरफेस वेव दैट मूव ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, अब ये फास्टेस्ट सरफेस वेव थी जो ग्राउंड के एक साइड से दूसरी साइड तक गई। ओके, इसी तरह ये इसका प्रोपगेशन दे रखा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब रिले वेव्स, द अदर काइंड ऑफ सरफेस वेव, इट इज द रिले वेव नेम्ड फॉर जॉन विलियम स्टड Lord Rayleigh, who mathematically predicted the existence of the kind of wave in 1985. A relay wave is a rolls along the ground just like a wave rolls across a lake or an ocean. Because it rolls, it moves the ground up and down and side to side, the same direction that the wave moving. ठीक है, shaking felt from earthquake is due to the relay wave which can be much larger than other wave. ठीक है, अब relay wave इस तरह से अपनी जैसे up and down, जैसे एस वेव जो अपनी बताई थी हमने एस वेव, उसी तरह से अप एंड डाउन। तो ओशियन और लेक वगैरह में अप एंड डाउन की जब कंडीशन आती है तो सुनामी क्रिएट होती है। ओके, इसी तरह अगर अप एंड डाउन पे आता है तो अपना मोस्टली डिस्ट्रक्शन होता है, हमारे प्लेट्स वगैरह जो होते हैं, कॉलम्स वगैरह होते हैं, वो अपनी उनकी शेप चेंज हो जाती है, मूव हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, स्लैब वगैरह गिर जाती हैं। ओके, अब अगर इसी में किसी को डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके, राहुल, उत्कर्ष, कुछ पूछना है तो अनम्यूट कर लो। सर ये वेव जनरेट कब होते हैं? ये वेव जनरेट कब होते हैं? ये वेव जनरेट जब होते हैं जब अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अब अर्थक्वेक किस तरह से आता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि तुम्हारी एक तो होता है कि ये तो प्लेट के टक्कर से आते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट में अगर चेंजेस आते हैं तब आते हैं। उसके बाद जब जैसे वाइब्रेशन जनरेट होता है किसी भी जगह पे, अगर हमने ज्यादा वाइब्रेशन जनरेट कर दिया, ठीक है, अब जैसे कि अपनी बिल्डिंग है, या मान के चलो कोई छोटा सा तुम्हारा घर है, रूम, तो हम कंस्ट्रक्शन की बात ही करेंगे। हमने कोई रूम बनाया, ठीक है, जैसे तुम अपना सॉम टॉस में हम पढ़ते भी आते हैं, अपनी स्लैब कास्ट करते हैं और बीम डालते हैं। अब बीम के ऊपर ज्यादा लोड आ जाता है तो बीम कोलैप्स होती है, यही होता है अपना फिनोमेना में। अब इसमें क्या होता है कि हम कॉलम में वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन जनरेट करते हैं तो उसमें क्या क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, या कोई भी चीज तुम्हारे पास होती है तुम उसे ज्यादा पकड़ के हिलाओगे तो उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं एक टाइम पे आने के बाद। तो यही वो ये कि होता होगा ना वेव का, क्या ये वेव का रेंज भी होता होगा ना कि किस रेंज से किस तक हम प्राइमरी वेव लेंगे, सेकेंडरी वेव का कितना रेंज से कितना तक होगा। वो चीज पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, वही चीज चलती रहेंगी। अभी तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, सारी चीजों का इंट्रोडक्शन। ओके, इसकी इंटेंसिटी जैसे मैं तुम बता रहा था, इंटेंसिटी सेस्मिक वेव्स की हम सेस्मोमीटर और सेस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नॉर्मली ये होता है कि रिएक्टर स्केल 1 की नॉर्मल वेव्स हमेशा जनरेट रहती हैं, हमेशा वेव्स चलती रहती हैं किसी ना किसी वजह से। पर ये होता है कि हमारी बॉडी को उस चीज की फील नहीं होता, उस चीज का कभी भी कि ये आ रहा है। पर तुमने देखा होगा कभी, जैसे मैं कल क्लास में बता रहा था कि कभी पूछना अपने मम्मी पापा या घर में जो भी गार्जियंस हैं बड़े हों, उनसे पूछना तो वो खुद बता देंगे कि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जानवरों को, एनिमल्स को सबसे पहले पता पड़ जाता है। क्यों पता पड़ता है? क्योंकि उनकी बॉडी अर्थ के सबसे पास रहती है। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं अपना सेस्मिक जोन ऑफ इंडिया। अब अर्थक्वेक की डेफिनेशन वही है, अर्थक्वेक आर शेकिंग, रोलिंग और सडन शॉक्स ऑन अर्थ सरफेस
These are natural means of releasing stress, usually last than 1 minute, but it can be felt over large area. It cannot be predicted. ठीक है, कभी भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि उस टाइम पे भूकंप आएगा, उस टाइम पे अर्थक्वेक नहीं आएगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं होता। एक मोस्ट यूजुअली देखा जाए तो 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट का होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अर्थ की सरफेस शेकिंग होती है, रोलिंग होती है, सडन शॉक्स आते हैं। ठीक है, अब इसका देखा जाए तो देखो इस तरह से हिस्ट्री है, या हिस्ट्री देखें या फिर अर्थ की हिस्ट्री देखें, तो अर्थ पे प्रेजेंट टाइम पे भी 20 प्लेट्स हैं। ठीक है, पूरी अर्थ सरफेस के ऊपर 20 प्लेट्स हैं। ठीक है, अब ये 20 प्लेट्स मूव होती रहती हैं कंटिन्यूसली हमेशा। ठीक है, अब ये क्या होता है कि स्लोली मूव्स होती हैं। अगर अभी देखो आगे एक होता है कि जैसे मैं तुम्हें तीसरी क्लास है तुम्हारी, थर्ड क्लास है, 2 क्लास पहले भी बताया था, जैसे हिमालय जो पूरी रेंज बनी, माउंटेन्स जो बने, उसमें यही होता है कि जो चाइनीज प्लेट में अपनी इंडियन प्लेट जब टकराती है तो पर ईयर, ठीक है, पर ईयर 40 mm, ठीक है, 44 mm का चेंजेस आता है, मतलब 44 mm 0.04 सेंटीमीटर का चेंज आता है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ी। अब क्यों हाइट बढ़ी, हमेशा बोलते हैं ना कि कभी माउंटेन्स की हाइट जो होती है हर साल बढ़ती रहती है, घटती कभी नहीं है, तो वो इसी वजह से होता है कि अंदर प्रेशर लगता रहता है। तो प्रेशर हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूसली वो प्रोसेस चलती रहती है। As the plate move, they put force on themselves. When the force is large enough, the crust is forced to break, and hence the breaker's crust result in release store energy. Then it moves through the earth in the form of waves that we feel and call as an earthquake. ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे बता रहा था, अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो हमेशा अपने आप एक दूसरे से कोलिजन करती रहती हैं, टकराती रहती हैं। अब प्रेशर जब रिलीज होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब काफी प्रेशर आ जाता है, तो काफी प्रेशर को अब रिलीज तो हर कोई करता है। हमारी बॉडी पे प्रेशर आता है, हम गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा होने के बाद किसी से लड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारा प्रेशर रिलीज होता है। ठीक है, तो इस एक जब हमें गुस्सा आता है तो हम सडन में कोई भी काम कर देते हैं, तो उसी तरह ये है कि हमारे पास अर्थ क्रस्ट में प्रेशर इतना जनरेट हो जाता है, तो वो क्रस्ट पे आके फील होता है या किसी जगह को ब्रेक कर देता है, तो उसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। इस तरह से देखो, ये अपना फोकस है। ठीक है, इनर पार्ट में जाते हैं, ये अपना क्रस्ट है ऊपर वाला, ये मेंटल है, और सबसे नीचे इनर पार्ट अपना कोर। अब मेंटल में अपनी टेक्टोनिक प्लेटें सारी अपनी क्रस्ट वाली अभी एक दूसरे के ऊपर टकरा रही हैं। अब इससे क्या होता है कि एक जनरेटर पे, अपना ये फोकस पॉइंट पे, यहाँ सबसे ज्यादा एक्सट्रीम एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, उसके बाद क्या रिलीज होती है। ठीक है, रिलीज होने के बाद क्या होता है, ये अपना एपिसेंटर है। देखो, एपिसेंटर मींस जिस पॉइंट पे क्रस्ट पे, वो पॉइंट जिससे अपना, जिस पे सडन एनर्जी रिलीज होती है, वो पॉइंट। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अपनी सारी वेव्स है, वेव्स मूव करती हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ये वेव्स का देखते हैं पूरा डायग्राम है, प्लेट बाउंड्री बना दी इसकी पूरी, और सेस्मिक वेव रेडिएटेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में चल रही है, इधर भी, ऊपर नीचे, हर तरफ। Every tremor produce different type of seismic wave which travel through the rock with different velocity. जैसे हम पढ़ के आए थे अभी, longitudinal waves, transverse wave और surface wave, L waves. Okay. Of seismic zones of India. India lies at the northern end of the Indo-Australian plate, which encompasses India, Australia, a major portion of Indian Ocean, and other smaller countries. This plate is colliding against the huge Eurasian plate and going under the Eurasian plate. The process of one tectonic plate getting under another is responsible for making India an earthquake-prone country. A number of significant earthquakes occurred in and around over the past century. Some of these occurred in populated and urbanized area, hence caused the great damage. ठीक है, अब कई तरह की देखो रिसर्च चल रही है। ठीक है, जिसमें ये होगा कि आने वाले कुछ, यानी अगर देखा जाए 2050 में इंडिया की जो 50 मिलियन पॉपुलेशन जो होगी, ठीक है, 50 मिलियन पॉपुलेशन का जो एरिया है वो अर्थक्वेक जोन में आ जाएगा, अर्थक्वेक जोन 5 में आ जाएगा, मतलब काफी हैजर्डस जोन में आ जाएगा, वो सेफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में इतनी
एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगी कि उस वो जब रिलीज होगी तो सडन रिलीज हुआ करेगी। अब जैसे होता है कि अपने जो अर्थक्वेक आते हैं उसमें होता है 10 साल बाद, 15 साल बाद ऐसे आते हैं अपने नॉर्मली, पर वो उस टाइम ऐसा हो जाएगा कि इतना प्रेशर हो जाएगा कि वो सडन सडन और मतलब सडन रिलीज होगा, टाइम टू टाइम, ज्यादा ह्यूज टाइम नहीं होगा, बहुत स्मॉल टाइम में एनर्जी रिलीज होगी। अब इस तरह से डायग्राम समझते हैं। ये अपन देखो हिमालय है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। अब इधर देखी जाए तो ये यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराती हैं उसी की वजह से हिमालयन बना। जैसे अगर देखा जाए कभी कोई तुमसे पूछे तो अपना जो पार्ट है इंडिया किस तरह से बना, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जब एक पार्ट, ठीक है, एक पार्ट जो था वो ब्रेक हुआ और मूव करता हुआ जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो ये हिमालय बना। तो हमारा जो ये वाला इंडिया है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था एक टाइम पे पहले, ठीक है। अब वो मूव होके इधर आके टकरा जिस वजह से हिमालय बना। अब ये क्या होता है कि हमेशा यहाँ कोलिजन चलता रहता है इन दोनों के बीच में, ये रेड लाइन जो शो कर रही है हमेशा कोलिजन होता रहता है, आपस में टकराते रहते हैं हमेशा। तो उससे क्या होता है कि इसमें चेंजेस आते हैं 44 mm पर ईयर, 44 mm पर ईयर चेंजेस चलते रहते हैं थोड़ा बहुत। जो अपनी अगर देखा जाए तो अर्थ मूव होती रहती है, ओके। बाकी ये देखो अपनी फॉल्ट लाइन है, नर्मदा प्लेन्स, महानंदा प्लेन्स, गोदावरी प्लेन्स, ठीक है। The major reason for the high frequency and intensity of the earthquake is that the Indian plate is driving into Asia at a rate of 44 by 47 mm per year. Geographical structure of India shows that almost 54% of the land, 54% of the land is vulnerable to earthquakes. A World Bank and United Nations report shows estimate that the 200 million city dwellers in India will be exposed to storm and earthquake by 2050. The latest version of seismic zoning map in India is given earthquake resistant design code IS 81893 Part 1 2002. ठीक है। अब जैसे अपने तुम स्टील के कोड पढ़ते हो या आरसीसी के कोड पढ़ते हो उसी तरह अपना अर्थक्वेक का भी कोड आता है, ठीक है, IS 1893 Part 1 2002. Assign 4 level of seismicity for India in terms of zone factors. In other words, the earthquake zoning map of India divides India into seismic zone 2, 3, 4 and 5, unlike previous version which consider the 5 or 6 zone for the country. According to the present zoning map, zone 5 exposed to the highest level of seismicity, where zone 2 is associated with the lowest level of seismicity. पहले क्या होता था कि इंडिया को 6 जोन में डिवाइड कर रखा था, पर अभी ये कि हमने 4 जोन करे अपने 2, 3, 4 एंड 5। 5 को अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ सेस्मिसिटी, वेयर जोन 2 को अपना लोएस्ट सेस्मिसिटी जोन में रखा गया है। अब इसमें दे रखा है कि जैसे 200 मिलियन सिटी डॉलर्स, मतलब 200 मिलियन सिटी में लोग रहने वाले 2050 में एक्सपोज स्टॉर्म से अपने जो आंधी तूफान आएंगे और अर्थक्वेक उसे फील करा करेंगे टाइम टू टाइम, बहुत आया करेंगे उस टाइम तक, ओके। Center of Seismology, Ministry of Earth Science is a nodal agency of Government of India dealing with the various activities in the field seismology and allied disciplines, ठीक है। अब क्या होता है सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। अपने अब सिस्मोलॉजी तो अपना ही सब्जेक्ट का मतलब जैसे लॉजी अगर किसी चीज के पीछे लग जाता है तो हम इस साइंस समझने के लिए जो अपना स्टडी की जाती है उसी को बोला जाता है लॉजी। जैसे बायोलॉजी अपनी सारी चीज होती है, तो सिस्मोलॉजी जब अपनी सेस्मिक वेव की स्टडी करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम अपने मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगाते रहते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अपना सेस्मोग्राफ हुआ, सेस्मोमीटर हुए, या अपने जैसे नॉर्मल अपने और भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें हम यूज करते हैं रिमोट, एक जैसे रिमोट की तरह यूज करते हैं। जैसे अब टीवी चलाते हैं अपने मोबाइल से भी आजकल टीवी ऑपरेट हो जाती है, उसी तरह से अब तुम्हारी क्लासेस भी मोबाइल पे चल रही हैं या अपने पीसी लैपटॉप पे हम ले लेते हैं। उसी तरह से क्या करते हैं कि फिजिकली वहां जाने की जरूरत नहीं होती, जहां हमारे जो जैसे भी अपने सी में हम प्लांट कर देते हैं चीजों को, अगर सी में कोई मूवमेंट हो रही है तो पता पड़ जाएगी। सैंड ड्यून्स होते हैं जैसे अपना जो राजस्थान या गुजरात वाला एरिया हो गया भुज वाला, उसमें काफी सैंड है, काफी रेत है, तो उसमें हम प्लेस कर देते हैं। इसी तरह अपने माउंटेन्स रेंज उत्तराखंड, हिमाचल या मणिपुर उस साइड में अपने जगह जगह अपने मॉनिटर सेंटर बना लेते हैं, जिससे हमें रीडिंग्स मिलती रहती हैं। तो हमें
एक तरह से उसकी स्टडी करते रहते हैं कि अभी अर्थ किस तरह से मूव कर रही है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एक मैं वीडियो अभी ग्रुप में शेयर करूंगा, उसमें देखना कि इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में जब अर्थक्वेक आया था तो उसके बाद सुनामी आई थी, तो उसके साथ सैटेलाइट इमेज है, एक सैटेलाइट ने रिकॉर्ड करी थी कि किस तरह से अर्थ मूव हो रही थी। ठीक है, तो अर्थ मूविंग की एक वीडियो दिखाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उसे देखना। ओके, अब सेस्मोलॉजी में क्या क्या होता है। अर्थक्वेक मॉनिटरिंग ऑन 24/7 बेसिस, 24 घंटे 7 दिन वर्क करती है, इंक्लूडिंग रियल टाइम सेस्मिक मॉनिटरिंग फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ सुनामीज, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क एंड लोकल नेटवर्क्स, सिस्मोलॉजिकल डेटा सेंटर एंड इंफॉर्मेटिव सर्विसेज, सेस्मिक हैजार्ड एंड रिस्क रिलेटेड स्टडीज, फील्ड स्टडीज, आफ्टर शॉक स्टॉर्म मॉनिटरिंग, साइड रेस्पॉन्स स्टडीज और अर्थक्वेक प्रोसेस एंड मॉनिटरिंग। अब सिस्मोलॉजी में क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक आता है तो हम उस अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट कंप्लीट नहीं होता, हमें ये पता था कि अब वेव्स आ रही हैं, हमारे पास प्राइमरी वेव्स आई, हमें पता पड़ रहा है कि प्राइमरी वेव्स आई हमारी 1.0 रिएक्टर स्केल की। ठीक है, अब 1.0 की प्राइमरी वेव आई तो कोई फील नहीं, मतलब फील क्या फील हुआ, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर 1.2 1.5 वो प्राइमरी वेव्स की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो जैसे हमें लगता है कि बढ़ती जा रही है और भी वेव्स आ रही हैं, तो उस टाइम पे क्या करना, एडवाइजरी जारी कर देते हैं हम पूरे में, अलार्म्स वगैरह या इन सबको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देते हैं टीवी न्यूज चैनल के थ्रू कि सब या तो ओपन एरिया में आ जाएं या घर में भी हैं तो अपने सिर वगैरह बचा को कॉर्नर्स में छिप जाएं। ठीक है, उसके बाद ये देखो द MSK Medvedev Karnik intensity broadly associated with the various seismic zones. Of seismic zone 6 or less, 7 और 8 and 11 and above for the zone 2, 3 and 4, 5। पहले अपने जोन्स काफी थे, अब हमने उन्हें डिवाइड करके, ठीक है, 2, 3 और 4, 5 मतलब 4 जोन्स में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, मैक्सिमम कंसीडर रखते हैं MCE। Each zone indicates the effect of an earthquake at a particular place based on the observation of affected area that can also be described using the descriptive scale like modified Mercalli intensity scale। ठीक है, MSK स्केल। ठीक है, अब इस तरह से हमने जोन अपने डिसाइड करे। व्हाइट वाला जो है जोन 1। ठीक है, अब कभी तुम्हारे पास मैप और फोन वगैरह सबके पास ही होते हैं, तो इस वाले एरिया में देखोगे तुम्हारा MP और राजस्थान और गुजरात, कुछ पार्ट इस तरह से, ये वाला जो एरिया है जोन 1 है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि अगर कभी भी इसमें अर्थक्वेक वगैरह आता तो इतना फील नहीं होगा, इतने वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होंगे कि वो डिस्टॉर्शन कर पाए। ठीक है, सेकंड है अपना जो अपना ये ब्लू वाला जोन है। ठीक है, अभी ब्लू जोन को देखेंगे। ब्लू जोन को देखेंगे तो ब्लू जोन अपना सेकंड कैटेगरी में आएगा। सेकंड कैटेगरी में इस तरह से कि इंटेंसिटी जो होगी इसकी 1 से 2 के बीच में आएगी, रिएक्टर स्केल 1 से 2। इसमें कोई ज्यादा हैवी डैमेज नहीं होगा, नॉर्मल फील होगा, जो अपने नॉर्मल बिल्डिंग है कोई डैमेज नहीं होगा। फिर अपना थर्ड येलो, थर्ड में क्या आएगा, 2 से 3 की इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, 2 से 3 की इंटेंसिटी हो जाएगी जिसमें डैमेजेस हो सकते हैं, पर करंट में जितनी भी बिल्डिंग्स या हम जितनी भी हाउस डिजाइन करते हैं बनाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 से 3 तक। ठीक है, फिर जोन 4, ठीक है, जो ऑरेंज कलर में आ गया जोन 4। ठीक है, अब जोन 4 को देखो कि जोन 4 कुछ एरिया तो ये जिसमें ये वाला एरिया जो है, ये देखो ये भुज वाला एरिया है जो 2001 में अर्थक्वेक आया था। ओके, ये वाला पार्ट अपना जितना भी है हिमालयन रेंज वाला, अब जैसे देखा जाए तो ये अपना इधर हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल और तुम्हारा ये कश्मीर। ओके, तो हिमालयन रेंज भी अपनी यही है, तो ये अपना जोन 4 में आ गया जहाँ इंटेंसिटी 5 से ऊपर रहती है। ठीक है, अब रेड जोन, ठीक है, जोन 5 रेड जोन अपना ये वाला एरिया है पूरा। अगर ये वाला एरिया देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश वाला, कुछ कुछ स्पॉट उत्तराखंड में, कुछ हिमाचल में, कुछ कश्मीर में, दिस इज भुज। तो ये अपना सेस्मिक जोन है 90-70 का। ठीक है, जब हमारे 5 जोन हमने बना रखे थे या उससे भी ज्यादा जोन बना रखे थे। अगर अब लेटेस्ट की बात की जाए जो अपने IS कोड है 1893 पार्ट 1 2002। ठीक है, इसमें हमने 4 जोन डिसाइड किए। हमने अपना जोन 1 हटा दिया,
जोन 1 जो अपना व्हाइट वाला था, ये पार्ट हमने हटा के अपने सबको सेकंड जोन में ले लिया। सेकंड जोन अपना अब ये आ गया पूरा ब्लू, कंप्लीटली ब्लू। जो यहाँ अपना व्हाइट और ब्लू था, अब इसे हमने कंप्लीटली ब्लू कर दिया, व्हाइट एरिया कोई नहीं छोड़ा हमने। ओके, तो हमने कंसिडर कर लिया कि इसमें भी अगर 2 रिएक्टर इक्वल 2 तक अगर अर्थक्वेक आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अपने जोन 3 कर लिया पूरा येलो, देन अपना ऑरेंज और लास्ट अपना रेड। ओके, अब जो मैं तुम्हें बता रहा था लास्ट क्लास में, जो टिहरी डैम है, टिहरी डैम को कभी देखोगे तो टिहरी रेड जोन और ये ऑरेंज जोन, ठीक है, इसकी फॉल्ट लाइन पे बना हुआ है। तो उसका यही डैम मतलब इसी तरह का फियर रहता है, यही डर रहता है कि अगर कभी उस फॉल्ट लाइन में कोई क्रैक या फॉल्ट लाइन बड़ी होती है, ठीक है, फॉल्ट लाइन बड़ी होती है और वहाँ अर्थक्वेक आता है, उसका पॉइंट एपिसेंटर वहीं होता है, तो उससे बहुत डैमेज होगा। ओके, of Zone 5. Zone 5 cover the areas with the highest risk zone that suffer earthquake of intensity MSK 9 or greater. This code assign zone a factor of 0.36 for Gen 5. ठीक है, अब इस चीज को अगर पेन पेपर लेके बैठा करो, कुछ चीजें नोट कर लिया करो। देखो, अगर अभी तो तुम्हारा ये है कि ऑफलाइन भी हो सकता है और अगर ऑनलाइन ही रहता है, या उसमें चॉइस भी पूछी जाती है तुमसे कि तुम्हारा ऑनलाइन पेपर होगा या ऑफलाइन पेपर होगा, तो अगर ऑनलाइन होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, या ऑफलाइन में भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द जोन फैक्टर, व्हाट इज द जोन फैक्टर फॉर जोन 5। ठीक है, तो जैसे 0.36, ठीक है, ये IS कोड बताता है, ये किसी बुक्स वगैरह में नहीं है, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसी तरह जोन 5 का कोड हो गया 0.36। स्ट्रक्चरल डिजाइनर यूज द फैक्टर ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्ट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर इन जोन 5। अब जोन 5 क्या होता है कि सबसे ज्यादा इसी में रिस्क होता है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का मीन्स हो गया इंटेंसिटी 7 से अप जब रहेगी, ठीक है, 7.5, 7.9 या 8.5, काफी हाई इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 7 से अपर जाते ही या 5 से अपर जाते ही काफी फील होता है, काफी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ओके, द रीजन ऑफ कश्मीर एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ एंड द मिडिल बिहार एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द रन ऑफ कच्छ फॉल इन दिस जोन। जिस तरह से अभी हम उसमें सारी चीजें मैप में देख चुके हैं, इंडियन मैप में, अब उसमें क्या था, जैसे कश्मीर का कुछ एरिया, सेंट्रल और वेस्ट हिमालयाज, नॉर्थ एंड मिडिल बिहार, नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का जो रन बोला जाता है अपना गुजरात में जो है, वो इस जोन में आता है। जनरली द एरिया हैविंग ट्रैप रॉक एंड बेसाल्टिक रॉक आर प्रोन इन अर्थक्वेक। जैसे हम बेसाल्ट जो रॉक आती है अपना, जो एरिया में बेसाल्ट रॉक वगैरह ज्यादा हो गया, बेसाल्ट रॉक का भी स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ें तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि एक रॉक के ऊपर दूसरी रॉक मूव कर सकती है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है उसका। ओके, Zone 4. This zone is called high damage risk zone and covers area level of MSK 8. The IS code zone is 0.4 for zone 4. 0.36 था अपना zone 5 के लिए और zone factor 0.24 for zone 4. The Indo-Gangetic Basin and the capital of the country, Delhi, Jammu and Kashmir fall in this zone. In Maharashtra, the Patan area, Koyanagar, is also zone number 4. In Bihar, the northern part of a state like Raxaul near the border of India and Nepal is also in zone number 4. ठीक है, अब इंडिया, जैसे कि मैं तुम्हें लास्ट क्लास में भी बता रहा था कि मई से जून के मंथ में रेगुलरली ऑलमोस्ट गैप ऑफ 4 to 5 days नियरली 100, ठीक है, नियरली 100 times अर्थक्वेक के वाइब्रेशन थे। मतलब मैग्नीट्यूड उसका बहुत कम था, 1, 1.2, इस तरह से हलचल काफी हुई थी उस महीने में, 1.5 से 2 महीने में काफी भूकंप, बोल सकते हैं कि 100 टाइम से ज्यादा ही भूकंप थे। ओके, तुम ये अपना सर्च भी कर सकते हो गूगल वगैरह पे। ओके, तो जोन 4 में अपना तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया आ रहा है, दिल्ली अपना आता है क्योंकि दिल्ली फॉल्ट लाइन पे है। जिस फॉल्ट लाइन पे जैसे मैं टिहरी डैम का बता रहा था, वो फॉल्ट लाइन दिल्ली तक आती है पूरी। ठीक है, महाराष्ट्र में पाटन एरिया, कोयनानगर का, फिर बिहार में नॉर्थन पार्ट रक्सौल वाला एरिया जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, वो जोन 4 में आता है। जोन 3, द
Andaman and Nicobar Island, ports of Kashmir, Western Himalayas fall under this zone. This zone is classified moderate damage risk zone, which is liable to MSK 7 and also 7.8. The IS could assign zone factor is 0.16 for zone 3. ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो पार्ट और कश्मीर और हिमालय का जो पार्ट है, कुछ पार्ट वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, जो पश्चिमी पार्ट है वो इसके अंडर आता है। इसमें मॉडरेट होता है डैमेज रिस्क जोन। मॉडरेट मीन्स है जो मिडिल का है, बीच का, कि ज्यादा हाई भी नहीं और ज्यादा कम भी नहीं, जो बीच वाला पार्ट है कि डैमेज होगा पर ज्यादा हाई स्केल पे नहीं होगा, पर डैमेज होगा ये भी नहीं है कि लो स्केल की तरह डैमेज ना हो। ओके, इसी तरह से देख सकते हैं। अब इसमें ज्यादा में क्लियर शो होगा। अब जोन 2 में देखेंगे, ठीक है। जोन 2 अपना लाइट वाला, जो जैसे पुराने वाले मैप में हमें ब्लू कलर का शो हो रहा था, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना कुछ पार्ट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, MP, राजस्थान, थोड़ा दिल्ली, हरियाणा, हल्का पंजाब, ठीक है। फिर अपना जोन 3 जिसे मॉडरेट बोला गया है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, MP, ठीक है, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, ओके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। फिर अपना ऑरेंज वाला, ये वाला जो पार्ट आ गया जिसमें अपना न्यू दिल्ली, ये हाई रिस्क है कि हाँ जब भी अगर अर्थक्वेक आएगा तो हाई लेवल का रहेगा, ठीक है। न्यू दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ओके। फिर अपना लास्ट है अपना रेड जोन, जिसे अपना जोन 5 हाईएस्ट जोन जो रहेगा, जिसमें अपना असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, फिर बिहार का कुछ पार्ट, उत्तराखंड, हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड भुज वाला पार्ट ये जो है गुजरात में, ओके। अब जोन 2 की बात करेंगे। द रीजन लायबल फॉर MSK 6 or less and is classified the low damage risk zone. The IS code assigned zone factor of 0.10 maximum horizontal acceleration that can be experienced by a structure in this zone is 10% of gravitational acceleration for zone 2, ठीक है। अब इसका जो जोन फैक्टर आ गया वो 0.10 आ गया। पहले हमारे को क्या मिला, 0.10 मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का जब बात करेंगे अब तो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। अब इसमें जब स्ट्रक्चर को देखा जाएगा तो 10% ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, 10% तक उसमें वाइब्रेशन होंगे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ये उड़ीसा का एक मैप हमें दे दिया गया है कि उड़ीसा में इस तरह से अर्थक्वेक का बना रखा है, तो मैं अलग अलग स्टेट वाइज तुम्हें इस तरह के मैप मिल जाएंगे। 2002 में दे रखा है, 2002 का ये मैप है जो हम पहले भी देख चुके हैं। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो तुम, नहीं तो कंप्लीट PDF मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब सम पास्ट अर्थक्वेक्स इन इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में देखो ये देख सो हो रही है सबको, जी सर। ओके। अब इसमें देखो कि ये पूरी 2004 तक की अपने पास लिस्ट है, उसके बाद भी भूकंप आए, पर ये 2004 तक की है। अपने जैसे कक्ष में रेगुलर ही आते रहे भूकंप, पहले भी तो कक्ष का ही दे रखा है 1899, ठीक है। 1819 में टाइम भी दे रखा 11 बजे, इसका मैग्नीट्यूड था 8.3, ठीक है। उस टाइम पे भी 1500 लोग 1500 की डेथ हुई, ठीक है। फिर असम में आया 8.7 का, कोयटुम्बर 6.0 का, कांगड़ा में 8.6, बिहार एंड नेपाल 8.4, क्वेटा में 7.6, असम में 8.5, अंजार में 7.0, कोयना 6.5, भरूच में 5.4, बिहार एंड नेपाल में 6.6, फिर उत्तरकाशी में 6.6, लातूर में 6.4, जबलपुर 6.0, चमोली 6.6, भुज में 7.7 और सुमात्रा में 9.3, ओके। तो ये अपना टाइम भी दे रखा है, किस रिएक्टर स्केल पे आया, उसका मैग्नीट्यूड क्या था और इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी जो अपने को दे रखी है ये अपना MSK स्केल पे दे रखी है, ओके। ये भी अपना रिएक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड कितना था उसका, ये डेट अपनी इवेंट है, सारी चीजें हैं इसमें।
अगर आप किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, जैसे पूछना पूछ लीजिए।